हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 9th का ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसके अंतर्गत आपको मैंने पढ़ाया था कि गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं, गुरुत्व बल क्या होता है और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियतांक क्या है, उसका फार्मूला क्या होता है, मात्रक क्या होता है, कैपिटल जी का मान क्या होता है, कैपिटल जी का मान सबसे पहले किसने बताया था, ये A to Z मैंने कंप्लीट करा दिया है। और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का महत्व क्या है ये भी मैं आपको समझा चुका था, यानी गुरुत्वाकर्षण का महत्व क्या होता है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि केपलर के ग्रहीय गति का नियम, यानी केपलर एक वैज्ञानिक था जिसने ग्रहों से संबंधित नियम बताया था कि ग्रह के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, यानी ग्रह, पृथ्वी, सूर्य तीनों को मिला करके, मतलब मैं बात करूं ग्रह के अंदर ही पृथ्वी आता है, ठीक है। तो पृथ्वी और सूर्य की जो गति है ना, उसके संबंध में केपलर ने 3 नियम दिया था। क्या दिया था? 3 नियम, जिसे कहा जाता है केपलर के ग्रहीय गति के नियम। तो केपलर ने 3 नियम दिया था। चलिए एक एक नियम को हम लोग समझते हैं। मैंने बोर्ड पे भी नोट किया है, आपको वो चीज़ें समझाता हूँ। देखिए, पहला नियम क्या था कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं। केपलर ने कहा कि जितने भी ग्रह हैं ना, वो सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं, और जो सूर्य होता है ना, उनके फोकस पर स्थित होता है। कहाँ होता है? फोकस यानी केंद्र पर स्थित होता है, ठीक है। तो देखिए, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमता है तथा सूर्य इसके फोकस पर स्थित होता है। आप देखिए इस पिक्चर में मैंने एक ग्रह बनाया हुआ है। एक ग्रह जो सूर्य के चारों ओर घूम रहा है, ये है दीर्घवृत्ताकार कक्षा, और सूर्य जो है कि इसके फोकस यानी केंद्र पर स्थित होता है। तो हम लोग ये भी जानते हैं ना कि सूर्य के चारों ओर ग्रह क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं, ठीक है। ये बात किसने बताया था? केपलर ने बताया था पहले नियम से, यानी ग्रहों के गति का पहला नियम था यही था कि ग्रह जो होते हैं ना, सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करते हैं, घूमते हैं, और जो सूर्य होता है ना, वो इनके केंद्र में होता है ना। कहाँ होता है? ग्रहों के केंद्र पर होता है, यानी फोकस पर होता है। दूसरा नियम इन्होंने क्या कहा था कि सूर्य तथा ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। यानी जो सूर्य है और ग्रह है, इनके बीच जो मिलाने वाली रेखा है, मान लीजिए कि ये ग्रह है और ये सूर्य है। अगर मैं इनकी रेखा को ऐसे मिला दूँ, ऐसे ये लाइन से ऐसे इधर तक भी आ जाए, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ये ग्रह यहाँ पे आ गया, तो यहाँ से जो ये रेखा दिख रही है, ये वाली है ना, सीधी, और यहाँ पे पहले ग्रह था, इसकी सीधी रेखा यहाँ तक आई, और यहाँ पे तो कह रहे कि समान समय में जितना क्षेत्रफल ये तय करेगा, उतना ही क्षेत्रफल जो है कि समान समय में समान क्षेत्रफल तय करेगा। मतलब जितना समय यहाँ पे आया है, उतना ही वो क्षेत्रफल तय करेगा। ये केपलर ने द्वितीय नियम कहा था। क्या कहा था? कि सूर्य तथा ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है ना। यानी आप याद रखिएगा कि केपलर ने क्या कहा था दूसरे नियम में कि सूर्य तथा ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है, ठीक है। यह था दूसरा नियम। तीसरा नियम इन्होंने क्या कहा कि सूर्य से किसी ग्रह की औसत दूरी, यानी सूर्य से किसी ग्रह की औसत दूरी, ठीक है, आर है। क्या है? आर है। तो उस आर का घन, यानी सूर्य से किसी ग्रह की औसत दूरी का घन उसके परिक्रमण काल के वर्ग के समानुपाती होता है, ठीक है ना। देखिए लिखा भी हूँ, सूर्य से किसी ग्रह की औसत दूरी का घन उस ग्रह के सूर्य के परिक्रमण काल टी के वर्ग के समानुपाती होता है। यानी सूर्य से किसी ग्रह की जो औसत दूरी है ना, उसके परिक्रमण काल के वर्ग के क्या होती है? समानुपाती होती है। तो मतलब फिक्स बात ये याद रखिएगा
कि सूर्य तथा ग्रह के बीच की दूरी का घन, है ना, उसके ग्रह के परिक्रमण काल के स्क्वायर के समानुपाती होता है। मैंने लिखा है स्क्वायर के यानी वर्ग बोलते हैं। क्लियर? चलिए देखिए, परिक्रमण काल का वर्ग यानी टी को परिक्रमण काल बोलते हैं, समानुपाती आर का क्यू यानी दूरी का क्यू। ठीक है, मैं यहाँ से और क्या बना सकता हूँ, तो अगर टी को इधर लेके जाऊँ तो आर क्यू बटे टी क्यू समानुपाती स्थिरांक हो जाएगा यानी कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। ये भी हो सकता है स्थिरांक यानी कांस्टेंट। तो ये भी याद रखिएगा कि ग्रहों का तीसरा नियम है कि परिक्रमण काल का वर्ग ग्रहों तथा सूर्य के बीच की दूरी के घन के समानुपाती होता है। ये तीसरा था। तो पहला क्या था कि सूर्य के चारों ओर जो ग्रह जो है कि दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं और सूर्य फोकस पर होता है। दूसरा क्या था कि सूर्य तथा ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। तीसरा क्या था कि सूर्य तथा ग्रह के बीच का परिक्रमण काल जो है ना, उसका वर्ग उनके बीच की दूरी के घन के समानुपाती होता है। ये बात मैंने आपको समझा दिया। जब केपलर ने इतनी सारी नियम दिया तो उसी में न्यूटन वैज्ञानिक जो है, न्यूटन जो थे ना, उन्होंने एक छोटा सा एक ही बात कहा कि जितनी भी ये घटनाएं हो रही है ना, सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हो रही है। देखिए, पूरे बात को एक ही शब्द में बोल दिया कि जितनी भी ये घटनाएं हो रही है ना, सब जो है कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हो रहा है। तो देखिए, न्यूटन ने बताया कि ग्रहों की जो गति है ना, वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है जो कि सूर्य उन पर लगाता है। सूर्य जो है कि सभी ग्रहों पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है, जिसके कारण सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। देखिए, न्यूटन ने इनके तीन नियम को तोड़ दिया, खंडन कर दिया और सिर्फ एक ही बात बोला, ये सभी चीजें गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हो रही हैं। तो ये था केपलर का ग्रहीय गति का नियम। क्लियर? तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको पढ़ाऊंगा गुरुत्वीय त्वरण यानी स्मॉल जी क्या होता है, पूरा डिटेल्स के साथ हम लोग समझेंगे। कहाँ पे स्मॉल जी का मान ज़्यादा होता है, कहाँ पे कम होता है, पृथ्वी के केंद्र में कितना होता है, ध्रुव पर कितना होता है, ऊपर जाने पे क्या होता है, नीचे जाने पे क्या होता है, भूमध्य रेखा पर क्या होता है, A to Z सब पे डिटेल्स बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।